Hello, my dear student. In previous class, we study about the fertilization events. So, previous lecture, I cover overall topic related to pollination and also the fertilization process. And I say that the fertilization process is a special type in angiospermic plants, in flowering plants, and the special type is double fertilization and triple fusion. So students, in this video, we talk about the next topic which occur after that the fertilization process, and the next topic is post fertilization events. Okay, so structures and their formation and which things are formed after the fertilization process we study in this video. So moving forward student, फर्स्ट थिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्लांट होगा जिसमें 3 स्टेजेस प्रेजेंट होंगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और मिडिल का कौन सा इवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और उसके बाद मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में एक थिंग पढ़ी और वो थिंग थी हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, उसके बाद हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स आएंगे। सिंपल सा मीनिंग है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने कराई, कुछ तो बेनिफिट हुआ ना हमें। अब वहां पर फॉर्म क्या हुआ, उन्हीं थिंग्स को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो मोस्टली बच्चा जब आपसे पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप कहते हो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम फॉर्म करते हैं जाइगोट को। ठीक है, रिजल्ट्स क्या मिलता है हमें, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। बट इस केस में मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में, या ये कहें फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्योंकि हम ये बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, तो सिंपल सी बात है कुछ तो डिफरेंट होगा ना। तो हम जाइगोट तो फॉर्म करेंगे ही, जाइगोट से हम एम्ब्रियो तो फॉर्म करेंगे ही, बट उसके पहले फॉर्म करेंगे एंडोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो today topic is post fertilization events, and in the post fertilization events we understand about the what is endosperm, how this is formed and what their important roles. So student, post fertilization events की अगर मैं बात करूं यहाँ पर और आपको बहुत अच्छे से बताऊं, तो हम क्या कहते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो चीज थी, वहां पर हमें क्या फॉर्म करना था, वहां पर हमें फॉर्म करना है फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जो मेनली प्रोडक्ट है वो फ्रूट है और साथ ही साथ क्या है, सीड है। तो ये फ्रूट और सीड फॉर्म हो रहे हैं, बट इनको फॉर्म करने में भी हमें बहुत चीजों की हेल्प पड़ रही है। ऐसे ही सीड नहीं बन जाएगा, ऐसे ही एम्ब्रियो नहीं बन जाएगा और ऐसे ही फ्रूट नहीं बन जाएगा। तो आखिर ये कैसे फॉर्म होते हैं और इनके फॉर्म होने से पहले क्या फॉर्म होता है समझते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा एक एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक में मैंने बताया डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट का रिजल्ट क्या हुआ। तो रिजल्ट आपने बताया कि सर यहाँ पर मान लीजिए ये जाइगोट है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है ना, होता ही है जाइगोट यहाँ पर। और ये जो हमारा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता था। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बोला आपको कि यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस है वो कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो स्टूडेंट, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब हम अब एंडोस्पर्म को जब फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं, तो एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है इस प्रोसेस को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। सो इतनी चीजें हमें यहाँ पर मिल गई थी, इतनी चीजें यहाँ पर मिल गई थी, मतलब हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो गया था एंड हमारे पास जाइगोट फॉर्म हो गया था। अब बच्चा एक बात बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी बुक में साफ साफ पूछा गया है कि व्हाई zygote formation is not occur and before the formation of zygote we form endosperm। हम क्यों जाइगोट के बनने से पहले, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने से पहले क्यों हम प्रोसीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में होपफुली मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो, उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म। तो सिंपल सी बात है बच्चा, अगर हमें किसी को न्यूट्रिशन देना है तो उसे पहले बनाना होगा ना।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में, अगर हमारे घरों में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम जानते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एक बेबी को बॉर्न करने वाली है, बट आप देखिए जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन की बहुत ज्यादा केयर की जाती है, ठीक है। क्यों केयर की जाती है? ताकि अगर वो वुमेन अच्छी होगी, दैट मीन्स अगर वो माँ की हेल्थ अच्छी होगी तो उसके यूटरस में होने वाला बेबी भी अच्छा होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? मदर पे फोकस क्यों कर रहे हैं हम? ताकि वो बेबी जो है वो भी हेल्दी रहे। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी ये एम्ब्रियो ही तो है, आगे जाकर के ये एम्ब्रियो ही तो न्यू प्लांट बॉडी बनाएगा। तो हम अपने एम्ब्रियो को अगर अच्छा चाहते हैं, अपने एम्ब्रियो को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है उसे न्यूट्रिशन देना होगा, और वो न्यूट्रिशन देगा कौन? सो एंडोस्पर्म देगा। सो फर्दर स्टूडेंट, जो हमारा ये पीईएन है, मतलब जो हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होगा। अब हम जानते हैं ये कैसा होता है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, तो आप सब जानते हो 3n होती है, बिकॉज ऑफ वन, एक न्यूक्लियस किसका था? मेल गैमेट का। दो न्यूक्लियस किसके थे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, दैट मीन्स पोलर न्यूक्लियाई के थे। तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर इनकी प्लॉइडी क्या होगी? 3m। अब आगे जाकर के ये जो ट्रिप्लॉइड हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्दर बहुत से न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, न्यूमेरस नंबर, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। कैसे होगा देखो, ये जाइगोट है, इनको हम अभी रेस्ट में ही रख रहे हैं, मैंने बोला ना ये रेस्ट में ही रहेंगे। और जो हमारा पीईएन है, इसने सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन कर डाले, बहुत काइंड कैरियोकाइनेसिस कर डाली भाई। अब देखो ये एक न्यूक्लियस था, एक से दो, चार, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरस, मैंने बोला ना न्यूमेरस नंबर में, न्यूमेरस मतलब क्या? बहुत ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ है, ठीक है। और ये थाउजेंड्स ऑफ हमने क्या फॉर्म कर लिए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ से फॉर्म हुए? तो ये जो हमारे पास पीईएन थे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये डिवाइड हुआ फर्दर और इसने न्यूमेरस नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म किए। बट बच्चा, ये जो हमारा इंडोस्पर्म था ना, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं बनी, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर लोचा है, कुछ तो खास बात है यहाँ पर। और क्या खास बात होगी? एंडोस्पर्म के टाइप्स की खास बात होगी। मतलब एंडोस्पर्म तो हमने जान लिया जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या यहाँ से हमको कुछ समझ में आया कि यहाँ से हमको इसके टाइप्स भी पता होने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैं काइंड्स ऑफ एंडोस्पर्म की बात करूँ, ठीक है, करनी ही चाहिए हमको, हमको पता होने चाहिए ना कि एंडोस्पर्म कितने टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ओके। नेक्स्ट हमारा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन जो हमारा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो होपफुली अब यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि सर ये फ्री न्यूक्लियर क्या है? अभी तक तो हम सिर्फ एक एंडोस्पर्म जानते थे जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, बट आप यहाँ पे 3 टाइप्स बता रहे हैं, मतलब क्या है इनका? बिल्कुल समझिए यहाँ पर मतलब, पहला मतलब ये कि ये डिवीजन यहाँ पर मैंने कॉज किया, हमारे न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूमेरस नंबर में डिवाइड हो गए, बट ये न्यूक्लियस नेवर टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू सेल, ओके। इन्होंने ना तो साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट किया, ना ही इन्होंने सेल वॉल फॉर्म की, ये सिर्फ न्यूक्लियस ही रह गया। बच्चा, यहाँ पर ये जितने भी न्यूक्लियस है ना, डिवाइड हो रहे हैं और साथ ही साथ अपने पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल रख रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है, फ्रीली आपस में ये घूम रहे हैं, और यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? फ्री है भाई। अगर हमने घेरा लगा दिया, जैसे हमारा रूम है, घर है, हम ही हैं, इवन हम ही हैं, अब आप लोग हो, मैं क्यों हूं? आप लोग हो, आप लोग क्या है, स्कूल में पढ़ रहे हो। अब स्कूल में आपको प्रॉपर्ली फिक्स करके रखा गया है कि भाई ये आपका क्लासरूम है, इस क्लासरूम के बाहर आप नहीं जाओगे। लेकिन अब मैंने बोला नहीं, आप स्कूल में नहीं पढ़ोगे, जहां टाइम मिले, जहां मौका मिले आप पढ़ो। तो फिर आप घर पे भी, बाहर भी, सड़क पे भी, रोड पे भी कोई फिक्स स्पेस है, प्लेस है कोई आपके पास जहां आप स्टडी करने वाले हो? नहीं।
फ्रीली, फ्री हो आप, अगर आपके ऊपर कोई बाउंडेशन ना लगाए, घर वाले बाउंडेशन ना लगाए, देन आप फ्री हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड तो हो गया, लेकिन इसने अपने चारों तरफ न्यूक्लियर वॉल नहीं फॉर्म की, सेल्यूलर वॉल नहीं फॉर्म की। दैट्स व्हाई दिस इज रिफर्ड टू एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो होपफुली समझ में आया होगा, अभी एग्जांपल भी समझेंगे हम, तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, दूसरे टाइप का समझते हैं बच्चा। सेकेंड टाइप का हमारा क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म? सेल्यूलर एंडोस्पर्म्स आर दोज एंडोस्पर्म where nucleus get divided and also here this form cell wall। ये सब क्या बना रहे हैं, यहाँ पर सेल बना रहे हैं, पहले वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सबने क्या फॉर्म कर दी, सबने फॉर्म कर दी अपने चारों तरफ सेल, तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है अब आपको, दिख रहा है ना सॉलिड, so that is not free nuclear, that is cellular type of endosperm। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये क्या मैंने फॉर्म किया, सेल्युलर एंडोस्पर्म। अब आपके माइंड में आएगा सर अब जल्दी से हेलो बीएल भी बता दीजिए, ताकि हमारे ब्रेन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, तो समझते हैं। ये भी देखिए नेक्स्ट टाइप का मैंने बना दिया, ये यहाँ पर आपका जाइगोट है सिचुएटेड। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी बच्चा होते हैं ना हमारे प्लांट, कुछ कुछ ऐसे भी हमारे सीड्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसी भी इंडोस्पर्म होते हैं जहां पर जायगोट भी बनता रहता है और उसने देखा कि इंडोस्पर्म फॉर्म होना शुरू हो गया, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने इंडोस्पर्म के साथ साथ फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला समझते हैं। नेक्स्ट वाला मतलब हेलोबियल समझते हैं, जो कि थर्ड टाइप का है। एनसीईआरटी में ना स्पेशली नेम नहीं दिया, ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस या मैटर भी थोड़ा हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हेलोबियल में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद आपने कहा सर सेलुलर वाला मतलब आप सेल भी यहाँ सेल वॉल फॉर्म कर दो। मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर भी बन गया, मतलब इनके चारों तरफ सेल वॉल भी फॉर्म हो गई, बट सब में नहीं हुई, कुछ में ही कुछ रेस्ट रह गया। ओके, तो हेलोबियल एंडोस्पर्म्स आर दोज टाइप ऑफ एंडोस्पर्म वेयर सम पार्ट्स ऑफ cellular endosperm and also free nuclear endosperm is present, that refers to as हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो फुली क्लियर हुआ होगा आपको। तो मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो मोस्टली जो हमारे दोनों है ना, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म, ये हमें कॉमनली प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, बट हेलोबियल क्या है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स क्या, एक ऐसा एग्जांपल बताऊं जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो ये एग्जांपल, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक बार एक फादर साहब थे, फादर साहब की बेटी जी थी, दोनों लोग जंगल में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, ट्रेवल करते करते हो गई रात। ठीक, घूमने गए थे, रास्ता भटक गए, है ना, पिकनिक पे गए हुए थे और रास्ता भटक गए, ट्रिप पे गए थे वो लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके पापा को लगा कि मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बिछड़ जाऊं अपनी बेटी से, या फिर जंगल में कोई जानवर ही मुझे खा ले, तो फिर मैं कैसे अपनी, मैं तो चला जाऊं लेकिन मेरी बेटी सेफ बच जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्रूट दिया अपनी बेटी को, और अपनी बेटी से कहा कि बेटा जब आपको भूख लगे ना तो इसको खा लेना, जब आपको प्यास लगे तो इसको पी लेना, और जंगल है, हो सकता है तुम्हें ठंड भी लगे, और अगर तुम्हें ठंड लगे ना तो तुम इसे जला लेना। ठीक है, तो तीन चीज थी, पजल्स, ये पजल्स है आपको सॉल्व करनी है, और आपने अब तक सॉल्व भी कर ली, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या था, आपने क्या किया, आपने कहा कि सर भूख लगे तो खा लेना, और प्यास लगे तो पी लेना, और ठंड लगे तो जला लेना। क्या है, कौन सा फ्रूट है, नारियल है, कोकोनट। यस, कोकोनट क्यों है, कोकोनट में जो हम पी रहे हैं, पी भी सकते हैं ना, नारियल पानी पीते हैं, और साथ ही साथ हम नारियल खाते भी हैं, गरी खाते हैं, और जो नोच नोच से निकालते हैं हम उसमें से, वो क्या है, जूट, जूट की तरीके का है ना, रस्सी की तरीके का है ना, और उसे हम जला भी सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पर अब मैं आपको इसे एंडोस्पर्म से कोरिलेट करता हूँ कि क्यों एंडोस्पर्म के एग्जांपल्स के पहले मैंने आपको ये पजल सुनाई। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात यहाँ पर मैंने क्या बोली कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर। तो फ्री न्यूक्लियर क्या है, जो पानी पी रहे हो आप नारियल का,
ठीक है, नारियल का पानी जो आप पी रहे हो वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। गरी खा रहे हो, व्हाइट वाला पार्ट जो सॉलिड पोर्शन है वो हमारा क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो होपफुली आपको यहाँ पर एंडोस्पर्म समझ में आ गया होगा। और मोस्टली एक बात और समझ लीजिए, जो हमारे दो टाइप के सीड होते हैं ना, पहला डाइकॉट सीड होता है, दूसरा मोनोकॉट सीड होता है। डाइकॉट सीड में मोस्टली हम बोलते हैं कि एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता सीड में, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो खुद को डेवलप करने में टोटली यूज कर लेता है एंडोस्पर्म को। बट कुछ मोनोकॉट के हमारे जो सीड होते हैं वो टोटली यूज नहीं कर पाते एंडोस्पर्म को, और वहां पर एंडोस्पर्म रेस्ट पार्ट में रह जाता है इन सीड्स में। तो इसका मतलब दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं आपको, कि एंडोस्पर्म जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक में रेस्ट पार्ट में रह गया, मतलब टोटली एम्ब्रियो के थ्रू यूज नहीं किया गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट करने में, ऐसे में सीड में रह गया, क्या बोलते हैं इनको समझेंगे। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एंडोस्पर्म टोटली यूज हो गया, खत्म हो गया, अब ना बचा सीड के पास। ठीक है, अब ना बचा सीड के पास, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। बट एंडोस्पर्म के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अ सीड, उसे समझते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। देन अब हम बात करने वाले हैं टू टाइप के एम्ब्रियो की, या फिर ये कहें कि आखिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो की आखिर कौन सी स्टेजेस होती है। तो यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो कैसे फॉर्म होता है। सो स्टडी ऑफ अ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोजेनी। ओके, तो एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा बच्चा, जाइगोट है। हम बात ही करते हैं कि जो हमारा जाइगोट होता है वो कैसे डिवाइड होता है। सबसे पहले आप सबको सेल थ्योरी थोड़ी सी आनी चाहिए ना। सेल थ्योरी में हम क्या बोलते थे, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर अराइजिंग फ्रॉम सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा बच्चा, हम ही लोग हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है ना, हम सब सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे, सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो हम सब भी कभी ना कभी जाइगोट थे। तो सेम वैसे ये जो हमारा जाइगोट है जो यहाँ पे रेस्ट पार्ट में है, अभी रेस्ट कर रहा है डोरमेंट फेज में, तो वो जाइगोट हम क्या बोल रहे हैं कि ये भी सिंगल सेल है। फर्दर अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, तो ये टू सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब टू के बाद फोर, फोर के बाद एट, और ऐसे बहुत सारे स्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनके बारे में, इनके स्टेजेस के बारे में पता होने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया टू सेल स्टेज जो है एक तरीके से ये एम्ब्रियो फॉर्म होने के स्टेज है, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, अब प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद हमारे एम्ब्रियो में एक दूसरी स्टेज आती है जिसे हम ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये डिवाइड कर लोगे आप, सब सेल्स हैं, ठीक है, डिवीजन कर रहे हैं ये, और उसके बाद ये कुछ ऐसा ग्लोबुलर शेप, ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, एनसीईआरटी में पूरा इनका डायग्राम बना हुआ है, तो आप एनसीईआरटी में से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये ग्लोबुलर फेज हो गई। अब सिंपल सी बात है, ग्लोबुलर के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, तो उसे हम हर्ट शेप, हर्ट शेप एम्ब्रियो बोलते हैं। वहां पर हर्ट शेप का बन जाएगा एम्ब्रियो, और हर्ट शेप एम्ब्रियो के बाद हमारी जो लास्ट की स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो। तो फुली स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दोनों चीजों को समझ लिया, मतलब पहले हमने इंडोस्पर्म को फॉर्म किया, और इंडोस्पर्म ही प्रोसीड कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को। और यहाँ पर हमने एम्ब्रियो को भी समझ लिया कि सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल सेल, मतलब क्या था, जाइगोट था। जाइगोट में जब फर्दर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं ना, टू सेल, फोर सेल, एट सेल, तो वो क्या बना रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद कुछ ऐसा ग्लोबुलर शेप का, तो उसे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर उसके बाद हर्ट शेप का होता है जिसे हम हर्ट शेप एम्ब्रियो बोलते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडोस्पर्म, उनके टाइप, ये समझा हमने, और साथ ही साथ हमने एम्ब्रियो भी फॉर्म कर लिया, जो कि हमारा ये सबसे पहले वाला डायग्राम था, इसे हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, सो कितने टाइप्स के और एम्ब्रियो हैं नहीं समझना, कितने टाइप के और सीड्स हैं इनको हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सो हियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर समझा
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, और मैंने आपको बताया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म वी फॉर्म द एम्ब्रियो। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर टॉपिक अपना क्या किया, चेंज कर दिया ना। मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट एम्ब्रियो, अब यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, और ये दोनों डायग्राम है किसके? फर्स्ट डायग्राम जो आप देख रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज का डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने, कॉटलीडेंस। कॉटलीडेंस का मतलब क्या होता है? जिसके बेस पे आप डिविजिबल करते थे मोनोकॉट और डाइकॉट को। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कितने कॉटलीडेंस है? 1 and 2। दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ अ एम्ब्रियो विच इज डाइकॉटलीडेनस एम्ब्रियो। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्ट समझिए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉटलीडेंस दिख रहा है, ये सिंगल कॉटलीडेंस है। ठीक है, जैसे कि ग्रास की फैमिली में सकुलेटम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये क्या है, सकुलेटम है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो के बारे में। और ये पहला वाला जो डायग्राम है ये किसका है? ये डाइकॉट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर का है। और ये किसका है? ये है हमारे मोनोकॉट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स का। डाइकॉट और मोनोकॉट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, फ्रेंडली होंगे इसके बारे में, बिकॉज ऑफ ये सारे टॉपिक्स आपने 11th में कवर किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं कि आखिर इनमें एम्ब्रियो में क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अभी हमने समझ ही लिया था मैच्योर एम्ब्रियो को बना करके। यहाँ पर अब हम डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट बताऊं, यहाँ पर आपको कोई भी जोन आप देखोगे ना तो आपको दो जोन दिखाई देंगे मोस्टली। फर्स्ट जोन जो जो अबव पार्ट में जोन दिखाई देगा उसे आप नेम देते हो एपिकोटाइल। ठीक है, और जो लास्ट वन जो मतलब बिलो का जोन आप बताते हो उसे आप क्या बताते हो? हाइपोकोटाइल बताते हो। तो फर्स्ट क्या हो गया? एपिकोटाइल हो गया, और सेकंड वन क्या हो गया? हाइपोकोटाइल हो गया। अब एपिकोटाइल जोन ही आगे जाकर के डिफरेंशिएट कह लो तो वो प्लिम्यूल फॉर्म करता है, और जो हाइपोकोटाइल होता है वो क्या फॉर्म करता है? रेडिकल का पोर्शन फॉर्म करता है। और यही रेडिकल का पोर्शन बच्चा हमेशा याद रखिएगा, रेडिकल ही आगे जाकर के रूट बनाने वाली है। डिफ्रेंशिएट होगी, डिवाइड होगी, टिश्यूज हमारी सेल्स डिवाइड होंगी और वो रूट बनाएंगी, और जो प्लिम्यूल है वो क्या फॉर्म करेगा? वो शूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो शूट फॉर्म करने के लिए क्या है? प्लिम्यूल है, और रूट फॉर्म करने के लिए क्या है? रेडिकल। और हम जानते हैं रूट के आगे क्या प्रेजेंट होती है? रूट कैप। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। कितने कॉटलीडेंस है यहाँ पर? 2 कॉटलीडेंस है, इसलिए ये हमारा क्या है? डाइकॉटलीडेनस एम्ब्रियो का टाइप है। ठीक है, फर्दर ये डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन करेगा, डाइकॉट प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अगला क्या बताया आपको, ये एक मोनोकॉट का है एम्ब्रियो। तो बच्चा मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्टार्टिंग इनकी बिल्कुल सिमिलर होती है, बट क्या डिफरेंट हो जाता है? कॉटलीडन। तो कॉटलीडन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम दूसरे फर्दर दूसरी बात करें यहाँ पर कि डिफरेंट क्या है, सेम इनमें भी हाइपोकोटाइल जोन है, सेम इनमें भी एपिकोटाइल जोन है, सेम इनमें भी रेडिकल्स फॉर्म होंगे, सेम इनमें भी प्लिम्यूल्स फॉर्म होंगे, बट इनके एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जोन के ऊपर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। और जहां पर हम इसे क्या बोल रहे हैं, इस जोन को या इस लेयर को जो कि एपिकोटाइल को कवर कर रही है उसे हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। ओके, और सेकेंड वन जो हाइपोकोटाइल को कवर कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं। और ग्रास फैमिली के केस में अगर एग्जांपल दूं, ग्रास इज अ मोनोकॉट, मोनोकॉट है ना ग्रास, मैंगो प्लांट क्या है? डाइकॉट है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कॉटलीडनी को क्या बोल रहे हैं? सकुलेटम बोल रहे हैं। और आप ये देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक कॉटलीडन यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 कॉटलीडन नहीं प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियो की प्रोसेस भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जहां पर हमने इनको टोटल कवर अप कर लिया है, जितना भी हमारी बुक का मैटर है, जितना भी हमारे सिलेबस का मैटर है। एंड स्टूडेंट्स ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एंडोस्पर्म मस्ट मस्ट उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए, चाहे वो शॉर्ट आंसर में हो, या फिर रीजंस एंड असर्शन में पूछा जाए, कहीं ना कहीं आपको एंडोस्पर्म टॉपिक से मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। So hopefully student, this video is very helpful for you and you understand all the topic related to post fertilization event. So next video student, we understand about the seed, we understand about the fruit and also some important short topic related to post fertilization event. So thank you student
for watching this video. We meet in next class and understand about the next fact. Thank you, student.